गुड इवनिंग बच्चों, कैसे हैं आप लोग? बढ़िया। तो चलिए हम आपके लिए यहाँ पे नेक्स्ट लेक्चर लेकर आए हैं थर्मोडायनेमिक्स का। और आज का हमारा टॉपिक जो है वो है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटीज। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटीज ऑफ गैसेस। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ द गैसेस। अगर आप एस सी वर्मा सर की बुक को फॉलो कर रहे हो तो उसमें ये एक चैप्टर ही है, ठीक है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ द गैसेस। आज हम उनके एस सी वर्मा बुक के कुछ न्यूमेरिकल भी सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो देखिए स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या है। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी मुझे लगता है कि आप पहले से कुछ जानते भी होंगे स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी के बारे में। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है क्या? स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी को अगर जनरल भाषा में आप अगर समझें, बिल्कुल साधारण भाषा में समझने की कोशिश करते हैं, तो ये क्या है ना कि मान लीजिए कोई भी एक सब्सटेंस लेते हैं हमने पानी लिया या फिर लोहा लिया, कुछ भी, कोई भी एक सब्सटेंस हमने लिया और हमने कहा कि उसके 1 ग्राम को हमने लिया और उस 1 ग्राम को आपको गर्म करना है, इतना हीट देना है कि जिससे उसका टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ जाए। फिर से मैं बता रहा हूँ आपको कि स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी को समझने के लिए हम क्या करते हैं। हमने क्या किया कि किसी एक सब्सटेंस लिया, उसके 1 ग्राम को लिया, 1 ग्राम को लेकर उसे हमने गर्म करना स्टार्ट किया और उसका टेम्परेचर जो है 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ गया। तो वो जो हीट लगा ना उसको 1 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुँचाने में, उसके टेम्परेचर को इंक्रीज करने में, वही हुआ उसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, ठीक है। देखिए स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी में आप कहते हो, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी को हम सी से डिनोट करते हैं। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी इज द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ यूनिट मास बाय यूनिट डिग्री सेल्सियस। मतलब आपको अगर ये इसकी डिफिनेशन की बात करें तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी अगर आपको लिखना हो तो लिख सकते हैं द amount of heat required to raise the temperature of 1 gram of substance बाय 1 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। दिस इज द स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। दिस इज द स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी को अगर आपको डिफाइन करना हो तो आप कह सकते हैं द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड। द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड, कितना हीट रिक्वायर्ड है, किस लिए? 1 ग्राम ऑफ सब्सटेंस को 1 डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर को बढ़ाने के लिए, ठीक है। The amount of heat required to raise the temperature of unit mass 1 gram of the substance by 1 डिग्री सेल्सियस। दिस इज द स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। तो इसका मतलब है कि हर एक चीज़ का, हर सब्सटेंस है, मान लीजिए कि आप अगर बात कर लें वाटर की, आयरन की, ऑयल की, किसी चीज़ की बात कर लें, कोई भी एक सब्सटेंस ले लें, तो अगर उनके टेम्परेचर को 1 डिग्री रेज करना है, बढ़ाना है, यूनिट आपने 1 ग्राम ले रखा है, तो इन सब केसेस में इनका जो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है वो अलग अलग आएगा, वो अलग अलग आएगा। वाटर का ज़्यादा आएगा, ऑयल का कम आएगा, उससे वाटर से कम आएगा, और अगर आप आयरन लिया है, लोहा लिया है तो उसका और भी कम आएगा स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। तो एक टेबल है, तो वो हमें याद करने की ज़रूरत तो है नहीं, जिस तरह से क्वेश्चन में दिया हुआ रहेगा हम वो वैल्यू को ले लेंगे स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी में। तो ये वो हमारा स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, जिससे आप कहते हो, फिर से नोट कर लीजिए, आप फिर से कहिए स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी की डिफिनेशन में क्या? द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 ग्राम ऑफ सब्सटेंस बाय 1 डिग्री सेल्सियस। दिस इज द स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। आपने कहा चलो ठीक है सर, ये तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी हो गया। अब स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी को हम 2 तरीके से पढ़ते हैं। हम कहते हैं, फर्स्ट में कहते हैं कि स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, स्पेसिफिक heat capacity at constant volume, ठीक है।
स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम, इसकी बात कर रहे हैं हम। तो यहाँ पे देखिए इसमें क्या होगा, अभी आपने जो स्पेसिफिक हीट का डिफिनेशन फॉर्मूला लिखा उसमें आपने कहा C इक्वल्स टू क्यू एम बाई डेल्टा टी, क्यू बाई एम डेल्टा टी, ठीक है, दिस इज द स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। अब इसमें अगर आपसे कहा जाता है कि कांस्टेंट वॉल्यूम की बात करते हैं हम, कांस्टेंट वॉल्यूम पे इसका फॉर्मूला क्या होगा, कुछ नहीं होगा, सेम होगा, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम इक्वल्स टू क्यू बाई एम डेल्टा टी, ठीक है। आपने क्या किया, यहाँ पे देखा कि यहाँ पे आपने वी लगाया। किसी भी क्वेश्चन में या फिर डेरिवेशन में आपको ये इस तरीके से लिखा हो तो आप समझ जाइए कि वहाँ पे स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है, कांस्टेंट वॉल्यूम की बात हो रही है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए इसकी डिफिनेशन को हम इसे कैसे डिफाइन करेंगे। अगर आपसे पूछा जाए कि इसको डिफाइन करो आप, तो यहाँ पे बस कुछ नहीं करना है, कांस्टेंट वॉल्यूम ऐड कर देना है। At constant volume, the amount of heat required to raise the temperature of unit 1 gram of substance by 1 degree Celsius. कांस्टेंट वॉल्यूम पे जितना हीट रिक्वायर्ड है 1 ग्राम ऑफ सब्सटेंस को 1 डिग्री सेल्सियस गर्म करने के लिए, उसके टेम्परेचर को बढ़ाने के लिए, उसी को हम क्या कहेंगे, स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। तो इसका मतलब हो गया, अगर हम कांस्टेंट प्रेशर की बात करें, अब इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर की बात कर लेते हैं। अगर आपसे ये पूछा जाए तो क्या करोगे, इसे देख के तो आपको समझ में आ गया होगा कि Cp इक्वल्स टू Q डिवाइड बाई M डेल्टा T, ठीक है। तो इसे अगर डिफाइन करना हो तो सेम जिस तरह से हमने डिफाइन किया, किसको, जिस तरह से हमने डिफाइन किया स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम को, उस तरह से हम इसे डिफाइन कर देंगे स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर। क्या कहेंगे कि एट कांस्टेंट प्रेशर द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 ग्राम ऑफ सब्सटेंस बाय 1 डिग्री सेल्सियस, ठीक है ना। सिंपल डिफिनेशन, आप इस तरीके से इसको डिफाइन कर सकते हो। आपने कहा चलिए ये भी सही है कि इस तरीके से हम चीज़ों को डिफाइन कर सकते हैं। 1 ग्राम, आप ये बात याद रखिए कि इसमें हम 1 ग्राम ऑफ सब्सटेंस की बात कर रहे हैं। किसी भी सब्सटेंस जो भी आपने लिया उसके 1 ग्राम की बात हो रही है, और टेम्परेचर कितना से इंक्रीज करना है, 1 डिग्री सेल्सियस से, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। ये देखिए स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होगा। यहाँ पे थोड़ा देर रुकते हैं हम, यहाँ पे हम ये समझते हैं, देखिए अगर एस सी वर्मा बुक को आप देख रहे हो, फॉलो कर रहे हो, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ द गैसेस चैप्टर को आपने देखा है, तो उसमें देखोगे कि स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी जो ये टर्म है ना, उसे SVSP इस तरीके की लिखा हुआ है ना। ये हमने कहा CV और SC वर्मा सर की बुक में SVSP इस तरीके से लिखा हुआ है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी की। लेकिन जब उसी चैप्टर में थोड़ा सा आप आगे पढ़ोगे तो एक नया कॉन्सेप्ट आता है, वो आता है मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, जो कि हमें पढ़ना है, ठीक है ना। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी के बाद जो हमें पढ़ना है वो हमें मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, हम उसी की मैक्सिमम बात करने वाले हैं, उसी से न्यूमेरिकल वगैरह सारे सॉल्व करने वाले हैं। अब मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या है, देखिए मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, यहाँ पे क्या बात हो रहा है आपको याद होगा, यहाँ पे हम बात कर रहे हैं मास की, 1 ग्राम की, है ना। लेकिन हम कह रहे हैं गैस के केसेस में, गैस के केसेस में अगर हम बात करें तो हमें ये कहना पड़ेगा 1 ग्राम 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन, 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन, 5 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन, मोल में बात करेंगे। तो वो जो मोल का कॉन्सेप्ट है ना, वो हमारा किस में आएगा, मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ द गैसेस में, ठीक है। तो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है इसे मिटाते हैं और यहाँ पे क्या करते हैं, बस मोलर ऐड कर देते हैं। क्या करते हैं, मोलर ऐड कर देते हैं। तो जैसे यहाँ पे आप मोलर ऐड करोगे ना, थोड़ा सा चेंज होगा। मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ द गैसेस की बात कर रहे हैं। इसमें जो C आएगा ना हमारा, यहाँ पे जो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी की अगर बात करें तो वहाँ पर हम स्मॉल c की यूज करते हैं, ठीक है, स्मॉल c का यूज कर रहे हैं। लेकिन मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी की बात करेंगे तो यहाँ पे कैपिटल C की बात करेंगे, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर भी मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या करोगे, कहोगे कि आप मोलर हीट कैपेसिटी कैपिटल C इक्वल्स टू द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 मोल ऑफ सब्सटेंस बाय 1 डिग्री सेल्सियस, ठीक है।
दिस इज द डिफरेंस। वहाँ पे m था, यहाँ पे n है। वहाँ पे मास था, यहाँ पे नंबर ऑफ मोल है। यहाँ पे डिफरेंस क्या है? वहाँ पे मास था, यहाँ पे क्या है ये n, नंबर ऑफ मोल की बात कर रहे हैं, मोल्स की बात कर रहे हैं। बाकी सेम है, बाकी कोई डिफरेंस है नहीं। 1 ग्राम और यहाँ पे 1 मोल, यही डिफरेंस हो रहा है ना। वहाँ पे 1 ग्राम, यहाँ पे 1 मोल, इसकी बात हो रही है। अब यहाँ पे भी 2 तरीके हैं स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी को, मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी को डिफाइन करने का। एक एट कांस्टेंट वॉल्यूम। तो पहला जो है, अगर हमारे पास मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम की बात करें तो हमारे पास फॉर्मूला क्या हो जाएगा? सेम CV इक्वल्स टू Q/N डेल्टा T। यहां पर भी एट कांस्टेंट वॉल्यूम इसको कैसे डिफाइन करेंगे? अरे उसी तरीके से डिफाइन करेंगे ना जैसे हम पहले करते आ रहे हैं। यहां पे क्या कहेंगे कि द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड, मतलब कांस्टेंट वॉल्यूम पे एट कांस्टेंट वॉल्यूम भी ऐड कर दो आप इसमें। एट कांस्टेंट वॉल्यूम द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 मोल ऑफ सब्सटेंस बाय 1 डिग्री सेल्सियस। तो इसी तरह से अगर हम प्रेशर की बात करेंगे ना, सेकंड केस जो है हमारा, सेकंड केस में मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर की बात करेंगे। ठीक है, ये थोड़ा छोटा हो गया, समझ जाओगे आप। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? CP इक्वल्स टू Q डिवाइडेड बाई N डेल्टा T। ठीक है, ये कांस्टेंट प्रेशर की बात हो गई, ये कांस्टेंट वॉल्यूम की बात हो गई। ओके, चलिए नोट कीजिए इसको आप। अब देखिए यहाँ पे अब क्या होने वाला है। यहाँ पे जो मोलर स्पेसिफिक हीट, आपको कॉन्सेंट्रेट करना है मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी पे। मैं फिर से बोल रहा हूँ कि आपको जो कॉन्सेंट्रेट करना है मेनली मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी पे कॉन्सेंट्रेट करना है। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी पे ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट करने की जरूरत नहीं है, उसे समझना जरूरी था। कहीं कहीं न्यूमेरिकल में वो एप्लीकेशन यूज होंगे आपके, ठीक है, तो उसे समझना जरूरी था। अब हमें जो मेनली कॉन्सेंट्रेट करना है वो करना है मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी में। आपने यहाँ तक पढ़ा कि मोलर हीट कैपेसिटी में कि भाई CP और CV के लिए, ठीक है। अब देखिए CP और CV का एक रिलेशन है, कैपिटल CP CV इक्वल्स टू R। इसे याद कर लो, CP माइनस CV इक्वल्स टू R। R हमारा क्या है? गैस कांस्टेंट। R हमारा क्या है? गैस कांस्टेंट। स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर माइनस स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम, मोलर स्पेसिफिक हीट की बात कर रहा हूं मैं। मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर माइनस मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम इक्वल्स टू गैस कांस्टेंट R। इसे याद रखना है आपको। इसके डेरिवेशन जो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है उसके बाद हम इसे करेंगे, इसको डिराइव। अब देखिए यहाँ पे आपने पिछले लेक्चर में, मतलब लेक्चर नंबर 3 में आप जब ने पढ़ रखा था CV इक्वल्स टू क्या? F/2R। ये आप जानते हो ना, ये हमने पढ़ रखा है। CV इक्वल्स टू F/2R, जहां पे F क्या था हमारा? बताओ। डिग्री ऑफ फ्रीडम की बात करते थे। डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या था? द नंबर ऑफ बे, कितने तरीके से जो हमारा मॉलिक्यूल है वो मूव कर सकता है, रोटेट कर सकता है या फिर वाइब्रेट कर सकता है, ठीक है। तो उसकी बात हो रही थी, कितने तरीके से जो हमारा मोनोटॉमिक, डायटॉमिक, पॉलीएटॉमिक जो गैसेज हैं उसमें जो उनका मूवमेंट है कितने तरीके से हो सकता है। तो जो इस केस में F की वैल्यू है, आपको पता था मोनो एटॉमिक की अगर हम बात करें तो वहाँ पे F की वैल्यू की बात हो रही है 3। डायटॉमिक की अगर हम बात करें तो वहाँ पे कितना था? 5। पॉलीएटॉमिक की अगर हम बात करें, ये आपको याद होगा, ये चीज़ें आपने याद कर रखा है, ठीक है। दिस इज द वैल्यू ऑफ F फॉर मोनोएटॉमिक,
फॉर डायटोमिक, फॉर पॉलीएटॉमिक। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको ने याद कर रखा है। आपने कहा ठीक है। अब देखिए यहाँ पे अगर आपको इसी फॉर्मूले में अगर ये वैल्यू पुट कर दो आप, तो Cp माइनस एफ बाई टू आर इक्वल्स टू आर। इसका मतलब हुआ Cp इक्वल्स टू, ये इस तरफ जाएगा तो f बाई टू आर प्लस आर, आर कॉमन ले लेते हैं अपन, तो f बाई टू प्लस वन इंटू आर। ठीक है, तो यहां से फॉर्मूला हमें मिल गया Cp के लिए भी। Cv का हमें पहले से पता है, Cp का हमने यहां फाइंड कर लिया। कांस्टेंट वॉल्यूम के लिए हमें पहले से पता है, कांस्टेंट प्रेशर के लिए हमने फाइंड कर लिया कि दिस इज द वैल्यू, दिस इज द फॉर्मूला फॉर द मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर। और जो हमारा टर्म है, अगर वो मोनोटॉमिक, डायटोमिक, पॉलीएटॉमिक दे रखा हो तो हम Cp कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। यहाँ तक तो क्लियर हो गया आपको, क्यों? चलिए इसे नोट कीजिए, इसे मैं मिटाता हूँ। अब देखिए एक चीज़ और है इसमें, एक मज़ेदार चीज़ और है जो आपको उसे भी याद रखना है। इसमें इस लेक्चर में थोड़ा फॉर्मूले ज़्यादा हो रहे हैं ना याद रखने के लिए। क्या करें भाई, याद तो करना ही पड़ेगा ना। चलो ठीक है, देखिए क्या करते हैं अपन कि अगर आपसे क्वेश्चन में पूछा जाए कि स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी दे रखा है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी दे रखा है किसी भी गैस का, मान लो कि ऑक्सीजन का दे रखा है, नाइट्रोजन का दे रखा है, हाइड्रोजन का दे रखा है ना, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी दे रखा है। H2 की बात कर लेते हैं, और आपसे पूछा जाता है कि आप बताइए कि इसका मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कितना होगा। बात समझ में आई? नहीं समझ में आई? देखिए यहाँ पे अपने को क्या है कि जो मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है, कैपिटल Cv की बात कर लेते हैं अपन, और स्मॉल cv की बात कर लेते हैं। इनके बीच में एक रिलेशन जो है वो है हमारा दिस कैपिटल M का। अब ये कैपिटल M क्या है? कैपिटल M जो है वो मॉलिक्यूलर मास है। मान लीजिए कि आप हाइड्रोजन की बात कर रहे हैं तो H2 का M की वैल्यू 2, नाइट्रोजन 28, ऑक्सीजन 32, यही है ना। अब देखो यहाँ पे ध्यान से देखना, आप समझने वाली बात क्या है। मान लीजिए कि हाइड्रोजन की बात कर रहे हैं और उस केस में Cv की वैल्यू, स्मॉल cv की बात कर रहा हूं मैं, स्मॉल cv की वैल्यू मान लो कुछ दे रखा है, मान लो कि 2 दे रखा है। ठीक है, 2 कैलोरी पर केल्विन मोल ये दे रखा है। ठीक है, अब आपसे पूछा जा रहा है कि आप बताइए ग्राम, सॉरी ये दे रखा है मान लीजिए आपको, और आपसे पूछा जा रहा है कि मोलर स्पेसिफिक हीट की वैल्यू बताइए, आप कैपिटल Cv की वैल्यू बताइए। किस केस में? पहला हम ले लेते हैं हाइड्रोजन के केस में, ये गीला हो रहा है, हाइड्रोजन के केस में। तो देखिए हाइड्रोजन के केस में अगर इसके मॉलिक्यूलर मास की बात करें तो ये 2 है ना, और हम स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी की बात करें, स्मॉल cv की बात करें, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी याद रखना है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। तो यहां पे हम बात कर रहे थे क्या, यहां पे हम बात कर रहे थे 1 ग्राम ऑफ सब्सटेंस, 1 ग्राम ऑफ सब्सटेंस। और यहां पे क्या है, यहां पे आप देख रहे हो कि इसका मॉलिक्यूलर मास 2 है ना। तो यानी कि अगर हमने इसके मॉलिक्यूलर मास के साथ इसको मल्टीप्लाई कर दिया तो हम कह सकते हैं कि मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी हम फाइंड कर सकते हैं, mCv। क्यों? क्योंकि यहां पे ये जो है 1 ग्राम को डिफाइन करता है, लेकिन जबकि हाइड्रोजन की बात करें, हम H2 की बात करें तो वहां पे क्या है 2 ग्राम। तो अगर 2 ग्राम से मल्टीप्लाई आप इसे कर देते हो, ठीक है, तो आप बता देते हो कि मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कितना है। उसी तरीके से अगर मान लीजिए आपसे कहा जाए N2 की बात करते हैं,
ठीक है। तो N2 के लिए मॉलिक्यूलर मास कितना 28, CV फाइंड करना है। तो आपने कहा MCV स्मॉल, सेम यहाँ से 2 मल्टीप्लाई कीजिए तो ये 28 इंटू 2 हो जाएगा 56। बात समझ में आई आपको? यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये 4, 2 और 2 4। बात समझ में आ रही है आपको? मैं कह रहा हूं कि अगर मोलर स्पेसिफिक हीट आपको कैलकुलेट करना है, मोलर स्पेसिफिक हीट आपको कैलकुलेट करना है, तो आपको क्या करना है, सिंपल m से मॉलिक्यूलर मास से मल्टीप्लाई करना है, किसको, उसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी को। ठीक है, चलिए यहां तक क्लियर है आपको। अब ऑक्सीजन की बात कर लें, थर्ड ऑक्सीजन की बात कर ही लेते हैं। तो ऑक्सीजन की बात कर लें तो यहां पे क्या हो जाएगा, CV की वैल्यू, कैपिटल CV की वैल्यू क्या है, मॉलिक्यूलर मास इंटू स्मॉल CV। तो मॉलिक्यूलर क्या 32 मॉलिक्यूलर मास ऑफ द ऑक्सीजन इंटू 264। ये क्यों हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, मल्टीप्लाई इसलिए कर रहे हैं क्योंकि यहां पे आप कॉन्सेप्ट को समझिए। यहां पे कह रहा है कि 1 ग्राम को गर्म करने के लिए जो हीट चाहिए उसे हम कहते हैं स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, जबकि मोलर हीट कैपेसिटी में कहते हैं 1 मोल। तो 1 मोल में कितना ग्राम है, हमें वो कैलकुलेट करना पड़ेगा। 1 मोल में कितना ग्राम है, तो 1 मोल में हाइड्रोजन के केस में 2 ग्राम है, नाइट्रोजन के केस में 28 ग्राम है, ऑक्सीजन के केस में 32 ग्राम है। ठीक है, ये तो 1 ग्राम के लिए है ही। अब कितना ग्राम को आप कर रहे हो, तो आपने उसे मल्टीप्लाई कर दिया, तो आपने कहा दिस इज द मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ द गैस। ठीक है, चलिए इसे नोट कीजिए, इसे मिटाते हैं। अब आते हैं न्यूमेरिकल पे। अब न्यूमेरिकल करते हैं। देखिए फर्स्ट न्यूमेरिकल लेते हैं अपन HC वर्मा सर की बुक से। उसमें स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी में कहता है कि मास ऑफ द गैस जो है 0.32 ग्राम है। ठीक है, और टेम्परेचर चेंज जो है वो 25 डिग्री सेल्सियस से 35 डिग्री सेल्सियस तक ये टेम्परेचर में चेंजेस हो रहे हैं। और आपका जो वैल्यू दे रखा है CV का, वो दे रखा है 20 कैलोरी मोलर स्पेसिफिक हीट मोल केल्विन, ये दे रखा है ना। और आपसे कहा जाता है कि आप फाइंड कीजिए हीट रिक्वायर्ड, हीट कितनी है लगी इसमें। इतना ग्राम ऑफ द गैस है जिसमें टेम्परेचर आपको यहां से यहां तक चेंज करना है, 25 से 35 तक चेंज करना है। और आपको दे रखा है मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम 20 कैलोरी पर मोल केल्विन। ठीक है, यहाँ केल्विन है तो इसे केल्विन में अगर चेंज करते हो आप, इसे हम कहते हैं T1, इसे हम कहते हैं T2। ठीक है, तो T2 माइनस T1 कैलकुलेट करना है आपको चेंज इन टेम्परेचर कैलकुलेट करना है, T2 माइनस T1। ठीक है, आप इसमें अगर ऐड करते हो तो केल्विन में भी चेंज करते हो तो क्या होगा, माइनस होके तो 10 ही आना है ना, नहीं समझे आप। इसमें इस वाले केस में आप 35 प्लस 273 माइनस 25 प्लस 273, ये हो गया ना केल्विन में चेंज। डिग्री को आपने केल्विन में चेंज कर दिया, आपने कहा ठीक है। जब इसे आप करोगे तो ये कितना देगा 10 केल्विन चेंज इन टेम्परेचर। हमने कहा ठीक है, ये चीज़ें हम समझ में आ गए। अब हमें हीट फाइंड करना है, तो आपको पता है कैपिटल Q इक्वल्स टू हमारा क्या हो जाएगा, क्या होगा, आपके पास जो फार्मूला था मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी के लिए वो क्या था, कैपिटल CV इक्वल्स टू Q डिवाइडेड बाई N डेल्टा T। तो Q के लिए क्या हो जाएगा N CV डेल्टा T, यही है ना। यहाँ पे जो ये गैस है उसका मास दे रखा है और आपको कैलकुलेट करना है क्या, नंबर ऑफ मोल्स। और ये जो गैस है वो कौन सा गैस है हमारा, क्वेश्चन में ऑक्सीजन O2 दे रखा है।
O2 गैस का वेट दे रखा है और टेम्परेचर 25 से 35 तक जा रहा है और इसकी जो वैल्यू है CV की वो दे रखी है, आपसे कहा जाता है Q फाइंड करो भाई, यहाँ से यहाँ तक जाने में Q कितना लगेगा, इसको हीट कितना देना होगा। तो N के लिए क्या करेंगे, देखिए N इक्वल्स टू आपको बताया नंबर ऑफ मोल के लिए वेट 32 बाई मॉलिक्यूलर वेट इसके 32, N की वैल्यू 0.01 इतना मोल हो गया ना। अब देखो यहाँ वैल्यू रख दो 0.01 इंटू 20 इंटू 10 कितना हो जाएगा, ये हटाया ये 100, ये कैंसिल, ये 2 जूल कैलोरी है ना, 2 कैलोरी। Q की वैल्यू आपने कैलकुलेट कर लिया, अगर यहाँ जूल होता तो यहाँ हम जूल लिखते हैं, कैलोरी में दे रखा है CV की वैल्यू इसलिए ये भी कैलोरी में आएगा। अब बात आता है कि भैया बताओ कि ये तो तुमने लिख दिया, अब 1 कैलोरी इक्वल्स टू कितना जूल है। अगर इसमें आपसे कहा जाए कि इस कैलोरी को आप जूल में कन्वर्ट करो तो क्या करेंगे, हमारे पास जो फॉर्मूला है लिखिए 1 कैलोरी इक्वल्स टू 4.186 जूल। सामने आ गया ना, मैं फिर से लिखता हूँ 1 कैलोरी इक्वल्स टू 4.186 जूल, ठीक है। ये भी आपको याद रखना है, अरे कितना याद, ये भी याद रखना है ना। तो यहाँ पे अगर इसको करना है क्या, 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये जूल में आ जाएगा, ठीक है। चलिए ठीक है, फर्स्ट तो हो गया, नोट कर लो इसको आप। सेकंड देखते हैं, सेकंड न्यूमेरिकल देखते हैं, वो भी AC वर्मा की बुक से लेते हैं अपन। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी में क्या डिफरेंस है। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ग्राम के लिए बात कर रहा है, 1 ग्राम के लिए बात कर रहा है। मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी 1 मोल के लिए बात कर रहे हैं, है ना, 1 मोल के लिए बात कर रहे हैं। अब देखिए इसको एक बार सूखे कपड़े से पूछ लेता हूँ यार, इसमें क्या दे रखा है। सेकंड क्वेश्चन में आपसे कहता है कि कोई गैस है जिसका वॉल्यूम जो है वो दे रखा है 0.2 मीटर क्यूब। कोई गैस है जिसका वॉल्यूम दे रखा है 0.2 मीटर क्यूब और जो टेम्परेचर चेंज है वो कहाँ से हो रहा है, T1 इक्वल्स टू 300 केल्विन और ये टेम्परेचर बढ़कर हो जा रहा 400 केल्विन, ठीक है। 300 केल्विन और ये 400 केल्विन। आपने कहा ठीक है। क्वेश्चन में ये पूछा जा रहा है, क्वेश्चन में आपसे ये पूछा जा रहा है कि एक गैस जिसका वॉल्यूम दे रखा है, टेम्परेचर चेंज हमने कर रखा है, टेम्परेचर 300 से ये कहाँ तक चला जाता है, 400 तक चला जाता है। आपसे पूछा जाता है हीट कैलकुलेट कीजिए। किस केस में आपको हीट कैलकुलेट करना है, जब इसका स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम दे रखा है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम दे रखा है, CV की वैल्यू 3 कैलोरी केल्विन मोल, है ना। प्रेशर दे रखा है 1 इंटू 10⁵ न्यूटन मीटर स्क्वायर। आपसे ये कहा जा रहा है कि फाइंड करो कि फाइंड कीजिए आप कि कितना हीट देना पड़ेगा कि इस कंडीशन से, जब इसका टेम्परेचर 300 था, उस कंडीशन से ये निकलकर 300 ये और प्रेशर ये, इस कंडीशन से निकलकर इसका टेम्परेचर 400 डिग्री केल्विन हो जाए, 400 डिग्री केल्विन हो जाए। अब फिर से बात वही आ गई, फिर से आप कहोगे सर ये तो वही बात आ गई। कौन सी बात आ गई कि यहाँ पे तो नंबर ऑफ मोल दे नहीं रखा है, तो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। यार तार उजला जाता है ये माइक का, तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, कैसे कैलकुलेट करेंगे।
आपको ये ध्यान रखना है कि जहां भी मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी आपको कैलकुलेट करनी है तो आपको क्या कैलकुलेट करना है, नंबर ऑफ मोल्स, है ना, ये याद रखना है। इस क्वेश्चन में वॉल्यूम दे रखा है, टेम्परेचर दे रखा है, प्रेशर दे रखा है, क्या नंबर ऑफ मोल्स नहीं कैलकुलेट कर सकते? कर सकते हैं। किससे कर सकते हैं? रियल गैस इक्वेशन से, पीवी इक्वल्स टू nRT। ठीक है, कंडीशन क्या है? कंडीशन है कि वॉल्यूम ये है, इनिशियल टेम्परेचर ये है, इनिशियल प्रेशर ये है, और इसको गर्म करके इस टेम्परेचर तक पहुंचाना है, 300 से 400 तक पहुंचाना है। ठीक है, तो कितना हीट लगेगा? आपने कहा ठीक है, तो इसके लिए नंबर ऑफ मोल्स की जरूरत पड़ेगी, तो n कैलकुलेट कर लेते हैं, PV/RT। अब P की वैल्यू 1 × 10⁵, V की वैल्यू 0.2 डिवाइडेड बाय R की वैल्यू 8 पॉइंट क्या, R की वैल्यू कितनी 314 इंटू T की वैल्यू 300। यही तो दे रखा है, और क्या दे रखा है? यही दे रखा है ना। आपको इसे नंबर ऑफ मोल कैलकुलेट करना है। अब देखिए यहाँ पे क्या करेंगे नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करने के लिए। यहाँ 2 जीरो काटते हैं तो यहाँ ये 3 आ जाता है, तो ऊपर वजह 1000 इंटू 0.2 डिवाइडेड बाई 8314 इंटू 3। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 24, लगभग ये 25 आएगा, तो ये इंटू 0.2 डिवाइड बाई 25 से अगर इसे आप डिवाइड करते हो तो कितना आएगा, काटते हो इसे तो ये कितना आया 4 और ये 0, 40 इंटू 0.2 कितना आएगा ये 8, यानी 8 मोल की बात हो रही है। n कैलकुलेट कर लिया हमने 8 मोल, है ना, n हमने कैलकुलेट कर लिया 8 मोल, 8 मोल है। अब क्या कैलकुलेट करना है, Q की वैल्यू। Q की वैल्यू के लिए आपको फार्मूला पता है, Q इक्वल्स टू NCV डेल्टा T। N क्या 8, CV क्या 3, T क्या डिफरेंस 400 माइनस 300, डेल्टा टी फाइंड करना है ना हमें, डेल्टा टी चाहिए हमें, तो डेल्टा टी 400 माइनस 300, 400 माइनस 300, तो 800 इंटू 3 इंटू 100, 8 या 24, Q इक्वल्स टू इतना कैलोरी। ठीक है, हो गया, ये भी फाइंड कर लिया तुमने, नोट करो, पसीना साफ करते हैं तब तक। चलिए हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे कहा जाता है, कि CV की वैल्यू दे रखी है इसने, है ना, सिंपल सा क्वेश्चन है, इतना कर लिए तो वो भी कर ही लोगे। आपको कहा CV दे रखा है 5 कैलोरी केल्विन मोल, ठीक है, 5 कैलोरी पर केल्विन मोल ये दे रखा है। R की वैल्यू दे रखी है 2 कैलोरी केल्विन मोल, नहीं, R की वैल्यू डिग्री सेल्सियस, मिटाओ इसको, R की वैल्यू दे रखा है 2 कैलोरी केल्विन पर मोल, है ना, पर मोल ही होगा ना। R की वैल्यू अगर आपको कैलकुलेट करनी है तो PV वर्ग कैलोरी बाई, हाँ ठीक है, सॉरी, तो ये यही दे रखा है। अब आपसे कहा जाता है कि आप बताइए गामा की वैल्यू कितनी होगी। अब ये गामा क्या है भाई, गामा तो रह गया, तो गामा क्या है, तो देखिए गामा जो है इसको याद कर लो। ये जो इस न्यूमेरिकल को बताने का मकसद यही था कि आप गामा सीख लो। गामा इक्वल्स टू क्या होता है, CP/CB, है ना, मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम डिवाइडेड बाय मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। दिस इज द फॉर्मूला फॉर द गामा। अब गामा आगे विस्तार से हम पढ़ेंगे, अभी आपको ये फॉर्मूला बस याद रखना है कि गामा इक्वल्स टू CP/CB, आपको ये याद रखना है।
आपने कहा ठीक है, अगर हमें गामा कैलकुलेट करना है तो हमें Cp भी चाहिए, जबकि यहाँ Cv दे रखा है। तो क्या करेंगे, तो हम करेंगे Cp माइनस Cv इक्वल्स टू R। Cp इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, Cv प्लस R। Cv की वैल्यू कितने दे रखी है, 5 प्लस R की वैल्यू 2 यानी कि 7 कैलोरी केल्विन मोल की बात कर रहे हैं अपन, है ना। तो ये 7 आ गया। तो अगर गामा की कैलकुलेट करनी है वैल्यू, तो गामा इक्वल्स टू क्या, Cp बाई Cv। Cp कितना है 7 और ये कितना है 5। ये देखिए Cp बाई Cv इक्वल्स टू गामा। अब ये जो गामा है ना, यहाँ पे फॉर्मूले के साथ साथ आप ये भी याद कर लो, गामा मोनोटॉमिक, डायटॉमिक, ट्राई एटॉमिक, पॉलीएटॉमिक, मोनोटॉमिक, डायटॉमिक, पॉलीएटॉमिक, इनके लिए डिफरेंट होगा, है ना। जब न्यूमेरिकल हम सॉल्व करेंगे, हम वहाँ पे देखेंगे इनकी वैल्यू कितनी होती है, पॉलीएटॉमिक के लिए कितना होता है, डायटॉमिक के लिए क्या है, मोनोटॉमिक के लिए क्या है। तो ये वैल्यू हमें, वो भी वैल्यू हमें याद रखना पड़ेगा, है ना, कि मोनोटॉमिक के लिए क्या है, पॉलीएटॉमिक के लिए क्या है। तो इन सारी चीज़ों को याद रखना, ये याद रखने का ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है। ये चीज़ें जो है ना, ये क्या है, Cp माइनस Cv इक्वल्स टू R, वो क्या है, ये सारी चीज़ें जब भी आप न्यूमेरिकल स्टार्ट करोगे ना सॉल्व करना, तो ये सारी चीज़ें आपको याद खुद ब खुद होता चला जाएगा। कोई स्पेशली इसके लिए आपको रट्टा लगाने की ज़रूरत नहीं है, बैठ के रट रहे हैं Cp माइनस Cv इक्वल्स टू R, गामा इक्वल्स टू Cp बाई Cv, है ना। इस तरीके से याद करने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। न्यूमेरिकल सॉल्व करो, सारी चीज़ें खुद ब खुद याद होती जाएंगी। अब देखिए एक क्वेश्चन और, स्पेसिफिक हीट और मोलर स्पेसिफिक हीट को ध्यान में रखते हुए हमने कहा कि मान लीजिए कि स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का एक रिलेशन दे रखा है। वो रिलेशन जो है दो डिफरेंट गैसेस के लिए है। फिर से मैं बोल रहा हूँ, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी के लिए रिलेशन दे रखा है, और ये जो रिलेशन है वो दो डिफरेंट गैसेस के लिए है। एक दे रखा है हाइड्रोजन गैस के लिए, देखो Cp माइनस Cv इक्वल्स टू A, और यहाँ पे Cp Cv जो है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी की बात कर रहे हैं अपन, मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी की बात नहीं कर रहे हैं। दूसरा केस जो है नाइट्रोजन के लिए दे रखा है Cp माइनस Cv इक्वल्स टू B, Cp माइनस Cv इक्वल्स टू B। अब ये पूछ रहा है कि बताओ A और B में क्या रिलेशन है। अब ये यहाँ से पूछा जा रहा है कि बताइए A और B में क्या रिलेशन है। आपको ये सवाल दे रखा होगा आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के लिए भी, ठीक है। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में दे रखा होगा कि A इक्वल्स टू B होगा या A इक्वल्स टू 14B होगा, क्या होगा हमें फाइंड करना है। क्या करेंगे हम इस तरीके के केस में, देखिए यहाँ पे कुछ ऑप्शन जब आप देखोगे ना 14, 28, तो आपको याद रखेगा भैया ये तो कुछ मॉलिक्यूलर मास का मैटर आ रहा है ना। तो वहाँ पे क्या करेंगे हम, इसे चेंज करेंगे किस में, मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी में। किस में चेंज करेंगे, मोलर हीट कैपेसिटी के रूप में। अब देखो यहाँ पे आपको पता है Cp मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी इक्वल्स टू आप लिख सकते हो mCp स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। तो इस केस में अगर इसकी हम बात करें तो Cp माइनस Cv इंटू मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ द हाइड्रोजन इक्वल्स टू A, यही है ना। यहां पे क्या आ गया, mCv, नहीं समझे, यहां पे स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, ठीक है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे शायद मैंने गलत लिख दिया, इसे फिर से समझते हैं। अगर आपसे कहा जाए यहाँ पे, तो ये इक्वल्स टू मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी बाय मॉलिक्यूलर मास। ये स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी की बात कर रहा हूँ मैं, इक्वल्स टू मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर मास, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे देखिए फर्स्ट वाले केस में यहाँ पे कह रहे हैं Cp डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास ऑफ द हाइड्रोजन 2 माइनस
CV मॉलिकुलर मास 2 इक्वल्स टू A। ये क्या हो गया, Cp माइनस CV इक्वल्स टू 2A। ठीक है। और अगर हम इस केस में बात करें नाइट्रोजन के केस में, तो यहाँ पे कैपिटल Cp डिवाइडेड बाई कितना होगा, इसका मॉलिक्यूलर मास 28 होता है, 28 माइनस Cv डिवाइडेड बाई 28 इक्वल्स टू V, है ना। तो यहाँ से क्या आ गया, Cp माइनस CV इक्वल्स टू 28B। इन दोनों को इक्वेट कर दो, तो इक्वेट करते हो तो हमारे पास इक्वेशन ऐसा आता है 2A इक्वल्स टू 28B, 2A इक्वल्स टू 28B। तो A इक्वल्स टू कितना हो गया, 14B। ऑप्शन दिखा A इक्वल्स टू 14B, मार दिया टिक, हो गया सॉल्व। आराम से थोड़ा समझने का है ना, थोड़ा टाइम देने का होता है, टाइम दोगे आप चीज़ें समझ में आ जाएगी आपको। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी की बात हो रही है, मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ये है, और स्पेसिफिक हीट और मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी में क्या रिलेशन है, बस कैपिटल एम एक बीच में आता है। मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी इक्वल्स टू मॉलिक्यूलर मास इनटू स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। अब एम क्यों आता है ये मैंने आपको बता रखा है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है वो हम 1 ग्राम के लिए बात करते हैं, जबकि कोई भी हमने आइटम लिया, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, कोई भी हमने गैस लिया, सॉरी कोई भी हमने गैस लिया, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, तो O2 में कितने ग्राम है, ऑक्सीजन में कितने ग्राम है, तो उनका मॉलिक्यूलर मास 32 ग्राम, नाइट्रोजन में 28, हाइड्रोजन में 2, वही बात है ना। तो यहाँ से आप मोलर स्पेसिफिक हीट और स्पेसिफिक हीट में रिलेशन समझ सकते हो। तो यही है ऑल अबाउट स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, जो मैंने आपको आज पढ़ाया, आप समझ भी गए होंगे आई होप। अब नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, नेक्स्ट लेक्चर फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में स्टार्ट करेंगे। बहुत बेसिक्स पढ़ लिया, ठीक है ना, हमने क्या पढ़ा, हीट पढ़ा, हमने पढ़ा इंटरनल एनर्जी, वर्क, स्पेसिफिक हीट। अब हम मेन पे आते हैं, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, नेक्स्ट लेक्चर में उसे स्टार्ट करते हैं। तो आज के लिए इतना ही, ओके बाय, गुड नाइट।